हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग दूसरा लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अगर आरंभ ने अपना थोड़ा भी जोर लगाया तो उसका हाथ ही टूट जाएगा। आरंभ ने केशर के हाथ में बंधी पट्टी को देखा जो पानी से भीग चुका था। आरंभ ने पहले बैंडेज चेंज किया और फिर केसर के हाथ पर उस पेस्ट को आराम से लगाने लगा। जलन के मारे एकदम से केसर से आरंभ का हाथ पकड़ लिया। ये बहुत जल रहा है, हुकुम सा। बोलते हुए उसका गला रूंध गया। हाथों पर पेस्ट लगाने के बाद आरंभ ने नज़र केसर के गले पर गई। वो अपना गला साफ करते हुए बोला, बाकी का पेस्ट आप अपने गले पर लगा लीजिए। हम स्टडी रूम में हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें आवाज़ दे दीजिएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। केसर ने जाते हुए आरंभ को देखा और फिर अपने हाथों की तरफ। अचानक से मधु जी और माया जी का अजीब बिहेवियर याद आ गया उसे। दूसरी तरफ आराधना जी अपने कमरे में बैठी थी और केशर के लिए ड्रेस और ज्वेलरी डिज़ाइन कर रही थी। आज शाम केशर की मुंह दिखाई का फंक्शन था जहां दूसरे राज्य से राजघराने के लोग आने वाले थे। तभी उनके कमरे का दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। आराधना जी उस आदमी की तरफ देखते हुए बोली, आप आ गए। बोलते हुए उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा जो काफ़ी हद तक आरंभ की तरह दिखता था, या फिर कह सकते हैं कि आरंभ काफ़ी हद तक उनकी तरह ही दिखता था। ये कोई और नहीं बल्कि आरंभ के पापा आदित्य प्रताप सिंह थे। आदित्य जो सोफे पर बैठे हुए आराधना जी से बोले, आप हमेशा से जानती थी ना केसर के बारे में। आप ये भी जानती थी कि केसर वही बच्ची है जिसकी कुंडली सालों पहले महापंडित जी ने हमें दिखाई थी। ये सुनते ही आराधना जी के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। आराधना जी ने गहरी सांस लेकर हाँ कहा। हम हमेशा से केसर के बारे में जानते थे। सालों पहले उन्हें सिर्फ केसर और आरंभ की कुंडली नहीं मिली थी बल्कि उनकी किस्मत भी एक दूसरे से मिल चुकी थी। इसीलिए केसर को आरंभ की ज़िंदगी में लाना ही था। आदित्य जी थोड़े गुस्से से बोले, तो फिर आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई। आराधना जी नाखुश होते हुए बोली, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है कि हमने ये बात आपसे क्यों छुपाई है। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे परिवार के कितने दुश्मन हैं और उस दुश्मनों में सबसे पहले आपके छोटे भाई का नाम आता है। इस इंसान ने सिर्फ राज परिवार से गद्दारी ही नहीं की बल्कि न जाने कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी और उनकी इज्जत के साथ खेला है। आप ये मत भूलिए कि आरंभ ने उन्हें इस राज्य से कैसे बेइज्जत करके भी निकाला था। वो आदमी आरंभ से बदला लेने के लिए तड़प रहा है। आए दिन वो आरंभ पर हमले करवाता रहता है। ऐसे में अगर केसर के बारे में किसी को पता चल जाता तो उसकी जान को भी खतरा होता। आदित्य जी कुछ पल रुककर बोले, बहुत मासूम है वो और इस बात से अनजान भी है कि उसके लिए इस राज परिवार के लिए दिल में सिर्फ नफरत भरी है, इसलिए क्योंकि वो हुकुम शाह है कि हुकुम शाह की रानी है। दूसरी तरफ आरंभ जैसे ही स्टडी रूम से बाहर आया उसकी नज़र केसर पर पड़ी जो सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसके काले लंबे बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। उसकी साड़ी भी एक तरफ हो गई थी जिससे उसकी पतली कमर साफ साफ नज़र आ रही थी। ये सब देखते ही आरंभ के दोनों कान लाल हो गए। अब आरंभ की सांसें भारी होने लगी थी। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी सेंसेशन महसूस हो रही थी। आरंभ ने एक गहरी सांस ली और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी नज़रें फेरी। पता नहीं क्या था इस लड़की की, उसे देखते ही वो सब कुछ भूलकर उसमें खो जाता था। वो कितना भी मजबूत बनने की कोशिश क्यों ना करता, लेकिन केसर के सामने आते ही वो सब कुछ भूलकर उसमें ही खो जाता। आरंभ अभी यही सब सोच रहा था कि उसका फ़ोन बजा। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो मल्हार उसे कॉल कर रहा था। आरंभ कॉल पिक करते हुए ही अपने कमरे से बाहर निकल गया। शाम का वक्त केशर हॉल में बैठी हुई थी। उसका खूबसूरत चेहरा घूंघट के नीचे छुपा हुआ था। उसके आसपास कुछ औरतें बैठी हुई थी। उन औरतों को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो किसी बड़े घराने की है। एक औरत ने आगे बढ़कर केशर का घूंघट ऊपर किया।
वो केसर की खूबसूरती देखकर आराधना जी से बोली, रानी शाह, कहाँ से ढूंढ कर लाई हैं आप हुक्म शाह के लिए इतनी खूबसूरत दुल्हन। आराधना जी बस मुस्कुरा दी। वो औरत केसर को देखते हुए बोली, हरा हमारे हुक्म के तो भाग्य ही खुल गए इतनी खूबसूरत दुल्हन पाकर। अब तो बस इंतजार है आने वाली खुशखबरी का। दूसरी औरत भी उस औरत की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, अरे अब तो वो भी बहुत जल्द सुनने को ही मिल जाएगा। आखिर इतनी खूबसूरत बीवी से कौन सा पति दूर रहेगा। उस औरत की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। वहीं केसर की हालत खराब हो चुकी थी। उसके दोनों गाल किसी टमाटर के जैसे लाल हो गए थे। केशर अपने मन में बोली, ये इस बारे में ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं। हम कितना डर गए थे जब तुम हुकुम शाह हमारे सामने आए थे। हमारी तो हिम्मत ही नहीं है इस बारे में सोचने की। वहीं माया जी और मधु जी का चेहरा देखने लायक था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उनके मुताबिक तो अब तक केसर का चेहरा खराब हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। इधर जो भी केसर से मिलता उसकी खूबसूरती और उसके गुणों की तारीफ करता। केसर सिर्फ सूरत से नहीं बल्कि सीरत से भी बहुत खूबसूरत थे। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आराधना जी ने केसर को उसके कमरे में भेज दिया। अब तक केसर काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। न जाने कब से वो उन औरतों के बीच बैठी थी, वो भी इतने भारी भरकम लहंगे के। कमरे में आते ही केसर कोठरी के अंदर चली गई। सर्वेंट ने पहले ही उसके लिए कपड़े कबर्ड में अरेंज कर दिए थे। केसर ने कबर्ड खोला और उन डिज़ाइनर कपड़ों को देखने लगी। वो कपड़ों को एक नज़र में देखकर बता सकती थी कि वे सब कितने महंगे हैं, पर केसर को इतनी महंगी चीज़ों की आदत नहीं थी। उसने कुछ पल सोचा और उन कपड़ों में से सबसे सिंपल सा कपड़ा लिया और वॉशरूम में आ गई। थोड़ी देर बाद जब वो आई, उसके पास अब कुछ करने के लिए नहीं था। वो दिन में काफ़ी देर सोई थी, इसीलिए अब उसे नींद नहीं आ रही थी। केसर ने पूरे कमरे को देखा। कल से आज तक अब तक जाकर उसे फुर्सत मिली थी। आरंभ का कमरा बहुत ही बड़ा और आलीशान था। दीवारों पर ग्रे कलर का पेंट लगा हुआ था जो दिखने में काफ़ी क्लासी लग रहा था। कमरे के बीचों बीच एक किंग साइड का बेड था और कमरे के अंदर ही एक स्टडी रूम भी बना हुआ था। बालकनी में एक छोटा सा गार्डन के साथ स्विमिंग पूल भी अटैच था। कि सिर्फ चुपचाप जाकर बालकनी में लगे झूले पर जाकर बैठ गई। वो सामने ढलते हुए सूरज को देख रही थी, साथ ही अपनी इस नई जिंदगी के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ आरंभ और मल्हार हाईवे के पास थे। आरंभ कार की बोनट से टिककर खड़ा था और उसके हाथ में एक कैन थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी मल्हार आरंभ के पास आया और उससे बोला, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। कोई जानबूझकर हुक्म रानी शाह का चेहरा खराब करना चाहता था। हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कि उन लोगों ने यह कैसे किया, लेकिन ये कन्फर्म है कि कोई घर वाला उन लोगों की मदद कर रहा है। ये सुनते ही आरंभ की पकड़ कैन पर कस गई। उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो गई थी। आधी रात को केसर आराम से खुद को गले लगाकर किसी बच्चे की तरह सो रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और आरंभ अंदर आया। वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें भी हल्की लाल थी। उसकी शर्ट के आगे के 3 बटन्स खुले हुए थे, जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट साफ नज़र आ रही थी। उसके एक हाथ में उसका कोट और दूसरे हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। आरंभ की नज़र केसर के मासूम चेहरे पर टिकी हुई थी। आरंभ लड़खड़ाते हुए केसर के पास गया और उसे अपनी नशीली आंखों से घूरने लगा। पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा था और सिर्फ उसके सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बालकनी का दरवाज़ा खुला था, जिसकी वजह से पर्दे उड़ रहे थे। हल्की हल्की चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। आरंभ की काली गहरी आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी। कल तक वो अकेला था इस कमरे में और आज उसके कमरे में कोई सोई हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी थी। अनजाने में ही आरंभ के हाथ केसर के चेहरे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही आरंभ ने केसर के हाथों के नरम गालों को टच किया, उसकी पूरी बॉडी एक अलग ही सेंसेशन से फैल गई।
आरंभ के होठों के कोने मुड़ गए, उसकी आंखें सुकून के साथ बंद हो गई। आरंभ धीरे धीरे केसर के गालों को सहला रहा था। उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था। नींद में केसर हल्का सा कसमसाई जरूर, लेकिन उसकी नींद पर कोई असर नहीं पड़ा। वो करवट बदल कर दोबारा सो गई। कुछ पल केसर को देखने के बाद आरंभ वहाँ से उठकर बाथरूम में चला गया। लगभग आधे घंटे बाद आरंभ वापस से कमरे में आया। उसकी नज़र बिस्तर पर गई, जो कि अब खाली था। आरंभ की भौहें तन गई। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और केसर अपने हाथों में खाने की प्लेट लिए अंदर आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आरंभ पर पड़ी, उसकी तो सांसें ही थम गई। वो अपनी आंखें बड़ी करके आरंभ को देखने लगी। आरंभ इस वक्त सिर्फ टॉवेल में था। उसकी वेल बिल्ट, मस्कुलर और एब्स साफ साफ डिस्प्ले में थे। उसके बालों से निकलता हुआ पानी एब्स से फिसलते हुए उसकी टॉवेल के अंदर जा रहा था। केसर ने जल्द से जल्द अपनी नज़रें आरंभ से फेरी। वो टेबल पर खाना लगाते हुए आरंभ से बोली, आप अब जल्दी से चेंज कर लीजिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। यह कहते हुए उसने अपने लिप्स पर बाइट किया। केसर की आवाज़ सुनकर आरंभ अपने होश में आया। आज ऐसा पहली बार हुआ था जब ऑफिस से देर रात लौटने पर किसी ने उसे खाने के लिए पूछा था। आरंभ अपना सर हल्का सा हिलाकर अपने क्लोसेट की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद आरंभ सोफे पर बैठा हुआ था। केसर ने अब तक सारा खाना कॉफ़ी टेबल पर लगा दिया था। वो चुपचाप वहाँ पर खड़ी थी। आरंभ ने केसर का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास सोफे पर बैठाते हुए बोला, आपको हमारे सामने ऐसे रहने की ज़रूरत नहीं। हम कोई जालिम पति नहीं हैं जो अपने पति पर अत्याचार करे। आरंभ की बात सुनकर केसर को हंसी आ गई। आरंभ ने जब केसर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो वो भी अपनी जगह से ये महसूस करते ही आरंभ के होठों के कोने मुड़ गए। आरंभ ने अपने हाथों को खाना खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाया, तभी केसर की नज़र उसके हाथों पर बंधी पट्टी पर गई। केसर आरंभ का हाथ अपने हाथ में लेकर परेशान होते हुए बोली, ये आपके हाथों को क्या हुआ हुकुम सा? आरंभ ने केसर के परेशान चेहरे को देखा और फिर अपने हाथ को आरंभ अपना हाथ पीछे खींचते हुए केसर से बोला, कुछ नहीं हुआ, बस ऑफिस में काम करते वक्त टेबल से लग गया था। आरंभ ने अपनी चोट वाले हाथ से चम्मच पकड़ा और खाना खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर गया। केसर ने प्लेट अपने हाथ में लिया और आरंभ से बोली, रुकिए, हम आपको खिलाते हैं। बोलते हुए केसर एक निवाला आरंभ के मुंह की तरफ बढ़ा दी। आरंभ ने पहले उसके हाथ को देखा और फिर उसे देखने लगा। केसर बहुत मासूमियत से उसे देख रही थी। क्या उसकी छोटी सी बीवी को उसकी इतनी परवाह थी? आरंभ कुछ देर रुककर बोला, आपको मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद खा लेंगे। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा, जिद मत कीजिए ना, आपके हाथों में लगी है। केसर ने अपनी बात इतनी मासूमियत से कही थी कि आरंभ उसे मना नहीं कर पाया। आरंभ ने दूसरी तरफ अपना चेहरा किया और एक गहरी सांस ली। वो धीरे से बोला, ठीक है। केसर ने हाँ में सर हिलाया और उसे खाना खिलाने लगी। कुछ देर बाद उसने उसे पूरा खाना खिलाया। आरंभ की नज़र पूरे टाइम बस केसर की कलाई पर थी, जिस पर खरोच के साथ उसकी उंगलियों के हल्के निशान थे। ये निशान कल रात के निशान थे जब आरंभ पूरी तरह से केसर में खो गया था। केसर आरंभ का मुंह टिश्यू से साफ करना चाहती थी तो आरंभ उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, स्टॉप दिस, आई एम नॉट अ किड, हम ये खुद से कर सकते हैं। केसर ने कुछ खुद नहीं कहा और खाली प्लेट लेकर वहाँ से चली गई। केसर ने प्लेट में खाना रखा और किचन में जैसे ही वहाँ से जाने को मुड़ी कि सामने से आ रहे वो रुद्र से टकरा गई। वो गिरती उससे पहले रुद्र ने उसे कमर से थाम लिया। केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र को देखने लगी, जिसे उसने कमर से पकड़ रखा था। रुद्र उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, ब्यूटीफुल। केसर ने जल्दी से उसे धक्का दिया और सीधी खड़ी हो गई। रुद्र केसर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला,
संभल कर भाभी सा, आज तो हम थे आपको गिरने से बचा लिए, नहीं तो आपको चोट लग सकती थी। केसर उसकी अजीब बातों को सुनकर हैरान हो गई। रुद्र केसर की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, हमने देखा था सुबह आपको, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे अब हो रही है, वो भी ऐसे। लेकिन कोई बात नहीं, वेल हमने तो खुद को इंट्रोड्यूस किया ही नहीं। हम हैं रुद्र प्रताप सिंह, आपके हुक्म शाह के छोटे भाई और आपके देवर शाह। बोलते हुए वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ केसर के करीब आने लगा। केसर उसके इतने पास आने से घबरा गई। वो अपने कदम पीछे लेते हुए धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? वो अब तक दीवार से लग चुकी थी। रुद्र खुद से उसे घबराते देख हंसने लगा। रुद्र अपना एक हाथ उठाकर दीवार पर रख कर केसर की आंखों में देखते हुए बोला, ओ माय गॉड, लुक एट योर फेस। भाभी साहब, हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन आप तो इतने में ही डर गए। ये कहते हुए वो जोरों से हंसने लगा। केसर अब परेशान हो गई थी। वो रुद्र को धक्का देकर वहाँ से ऊपर की तरफ भाग गई। केसर को उसकी अजीब गरीब बातें डरा रही थी। ऊपर से रुद्र का उसे करीब आना एक नेगेटिव वाइब्स दे रहा था। वहीं अब रुद्र के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। वो बस केसर को खुद से दूर जाते हुए देख रहा था। रुद्र ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा जहाँ केसर ने उसे छुआ था। रुद्र अपने आप से बोला, अगर आप आज आरंभ प्रताप सिंह की बीवी नहीं होती तो हमारी बाहों में होती, लेकिन अफसोस आप इंसान की बीवी है जिनसे हम सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं इस दुनिया में। इस वक्त रुद्र की आंखों में आरंभ के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, जो शायद वर्षों पुरानी थी। इधर केशर अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और कमरे में चली गई। अंदर आते ही उसकी नज़र आरंभ की नज़रों से टकरा गई। बस इतना ही काफ़ी था उन दोनों के दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए। आरंभ इस वक्त बिस्तर की दूसरी तरफ बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। केसर ने उसे परेशान नहीं किया और चुपचाप जाकर बिस्तर की दूसरी साइड लेट गई। वो ये सोचने लगी कि उसे रुद्र के बारे में आरंभ को बता देना चाहिए या नहीं। उसके चेहरे पर अभी कन्फ्यूज़न वाले एक्सप्रेशन आ रहे थे तो कभी डर वाले। वो अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए वो कुछ सोचने लगी। केसर अपने ख्यालों में ही उलझी थी कि उसका आरंभ की धीमी मगर शांत आवाज़ आई, केसर। आरंभ की आवाज़ सुन केसर ने जल्दी से आवाज़ दिया, जी हाँ बोलिए। ऐसा बोलते हुए वो उठकर बैठ गई और अपनी घबराहट नज़रों से आरंभ को देखने लगी। आरंभ एक बॉक्स केसर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये आपके लिए, आपकी पहली रसों का गिफ्ट। इतना बोलकर आरंभ चुप हो गया और केसर को ध्यान से देखने लगा। वहीं केसर, जो अब तक रुद्र के बारे में सोच रही थी, अब वो आरंभ का ऐसा गेस्चर खुद के लिए देख सरप्राइज थी। वो हमेशा से जोधपुर में रही थी और उसने हमेशा से हुकुम शाह के बारे में सुन रखा था। केसर ने उस बॉक्स की तरफ देखा जो आरंभ ने उसे दिया था। शायद ये उसकी ज़िंदगी का पहला तोहफा था जो उसे किसी ने दिया था। इतना तो कभी उसकी खुद की फैमिली ने उसके लिए नहीं किया था। उसके अपने होठों को काटते हुए अपने आंसू पर कंट्रोल किया और बॉक्स को खोला। उस बॉक्स के अंदर कांच की चूड़ियाँ थी। ये केसर की आंखें चमक उठी। उसे हमेशा से कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद थी। इस बीच आरंभ की नज़रें केसर के ऊपर ही बनी हुई थी। उसका सुंदर चेहरा खिड़की से आती चांद की रोशनी में चमक रहा था, जिसे देख आरंभ के चेहरे पर अपने आप एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो केसर को देखते हुए अपनी शांत आवाज़ में बोला, हमारी वजह से आपकी चूड़ियाँ टूट गई थी, इसीलिए हम आपके लिए नई चूड़ियाँ लेकर आए हैं। केसर धीरे से अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोली, थैंक यू, ये बहुत अच्छा है हुकुम शाह। बोलते हुए वो अपनी चमकती आंखों से आरंभ को देख रही थी। आरंभ ने ही बस अपना सर हाँ में हिला दिया और दोबारा अपने काम में लग गया। केसर ने चूड़ियाँ वापस बॉक्स में रखी और उस बॉक्स को नाइट स्टैंड पर रख दिया। वो दोबारा बिस्तर पर लेट गई। केसर की पीठ आरंभ की तरफ थी। एक बार मुड़कर वो आरंभ की तरफ देखा। उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया और धीरे से बोली, गुड नाइट। ये सुनकर आरंभ उसकी तरफ देखा और बस हाँ में जवाब दिया।
अगली सुबह केसर की नींद खुली तो उसने देखा कि जो आरंभ बेफिक्र होकर उसके ऊपर ही सो रहा था। उसने उसकी कमर को टाइटली होल्ड करके रखा था। केसर ये देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। केसर अपनी गर्दन पर आरंभ की गर्म सांसें महसूस कर पा रही थी। उन्हें महसूस करते हुए केसर को अपने अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे उसने पहले कभी नहीं किया था। केसर ने बड़ी मुश्किल से आरंभ का हाथ अपने हाथ कमर से हटाया और धीरे से उठकर बैठ गई। उसके दोनों गाल बुरी तरह से लाल हो गए थे। वो अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। केसर अपने दिल पर हाथ रख आरंभ की शिकायत करते हुए बोली, ये क्या बात हुई? अच्छा खासा तो इतना बड़ा बिस्तर है, लेकिन नहीं, हुकुम साहब को तो हमारे ऊपर ही आकर सोना है। ये भी नहीं सोचा कि अगर हम इनके नीचे दब गए तो। ऐसा बुदबुदाते हुए केसर बाथरूम में चली गई। वहीं केसर की शिकायत सुन आरंभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। केसर के हल्का सा हिलने से ही उसकी नींद खुल गई थी। वो तो बस शांत रहकर केसर की शिकायतें सुन रहा था। आरंभ दूसरी तरफ पलटकर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद केसर बाहर आई और तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गई। उसने पहले मंदिर में पूजा की, फिर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद किचन में आराधना जी आई। वो केसर से बोली, केसर आप ये सब क्यों कर रही हैं? ये सब करने के लिए नौकर है। केसर मुस्कुरा कर बोली, मासा हमें इन सब की आदत है। आराधना जी केसर के हाथों के बने खाने की तारीफ करते हुए बोली, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। केसर बस मुस्कुरा दी। आराधना जी कुछ याद करते हुए बोली, केसर आज आपको पगफेरे की रस्म के लिए आपके घर जाना है। आप इस बारे में आरंभ से बात कर लीजिएगा और उससे कहिएगा कि वो आपको छोड़ दे और साथ ही साथ शाम को अपने साथ घर भी ले आए। आराधना जी की बात सुन केसर ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन वो आरंभ से ये बात कैसे कहेगी? आरंभ के सामने तो उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती। केसर को अपनी सोच में गुम देख आराधना जी बोली, अच्छा अब इन सारे ख्यालों को छोड़ो और सबसे पहले आरंभ के लिए उसकी कॉफ़ी ले जाओ। अगर उन्हें कॉफ़ी नहीं मिली तो वो गुस्सा करेंगे। ये सुनकर केसर ने जल्दी से आरंभ के लिए कॉफ़ी बनाई और उसे लेकर कमरे की ओर चली गई। केसर धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। उसने आरंभ को देखा जो फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए बालकनी से अंदर की ओर आ रहा था। आरंभ इस वक्त एक ब्लैक शर्ट और ग्रे पैंट पहन रखा था। आरंभ सोफे पर आकर बैठ गया। केशर ने आरंभ की तरफ कॉफ़ी बढ़ा दी और वो चुपचाप दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गई। केशर का खुद से दूर बैठना आरंभ को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और कहता भी तो कैसे कहता, किस हक से कहता? उसका रिश्ता इतना भी नॉर्मल नहीं था। आरंभ ने कॉफ़ी का कप पकड़ा और जैसे ही वो एक सिप लेने लगा, कॉफ़ी पीते ही उसका यह एहसास हो गया था कि यह कॉफ़ी केसर ने बनाई है, क्योंकि इसका स्वाद बाकी दिनों से अलग था। केसर जो आरंभ से पगफेरे की बात करना चाहती थी, उसकी नज़र एकदम से आरंभ के गले पर पड़ी। एक एक सिप के साथ आरंभ के एडम्स एप्पल में जो मूवमेंट हो रही थी, उसे देखकर केसर की आंखें वहीं टिक कर रह गई। उसकी पलकें भी झपकने का नाम नहीं ले रही थी। केसर की धड़कनें तेज होने लगी और सांस वो तो उसकी आधे में ही अटक गई। वो अपने मन में बोली, ये हमें क्या हो रहा है? हम अपनी नज़रें उन पर से क्यों नहीं हटा पा रहे? केसर दे खुद को समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। ना चाहते हुए भी केसर का ध्यान अभी भी आरंभ के गले पर ही था। कुछ सेकंड के बाद फाइनली आरंभ की कॉफ़ी ख़त्म हुई और उसने केसर की तरफ देखा। आरंभ अपनी एक भौं में उचकाते हुए बोला, अब हमें ऐसे क्यों घूर रही है? आरंभ के सवाल से केसर एकदम से हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से अपनी नज़र आरंभ से फेर ली और गहरी सांस लेने लगी। केसर हकलाते हुए आरंभ से बोली, वो हमें कुछ कहना था आपसे। आरंभ अपनी गहरी नज़रों से केसर को देखते हुए बोला, हाँ कहिए, हम सुन रहे हैं।
केसर अपना सिर झुकाकर अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोली, वो मासा ने कहा है कि आज हमारे पग फेरे की रस्म है, तो हमें घर जाना है। तो क्या आप हमें अभी वो अपनी बात पूरी कर पाती? आरंभ ने अपनी वॉच पर नज़र डालते हुए बोला, हमें मल्हार से कह देंगे, वो आपको आपके घर छोड़ आएंगे। ये बोलकर आरंभ ने अपना लैपटॉप बैग लिया और कमरे से बाहर निकल गया। केशर बस आरंभ को वहाँ से जाते हुए देखते रह गई। कहने को तो इस रस्म में पति और पत्नी को साथ जाना होता है, लेकिन वो ये आरंभ से कैसे उम्मीद कर सकती थी कि वो उसके साथ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दुनिया की नज़र में वो आरंभ की बीवी है, लेकिन खुद की नज़र में वो सिर्फ आरंभ के बच्चे को इस दुनिया में लाने का एक जरिया है। इससे ज़्यादा उम्मीद उसे अपने रिश्ते में कहीं से भी नहीं है। कुछ देर बाद केसर अपनी साड़ी संभालते हुए आगे आए। इस वक्त राजमहल में कुछ मेहमान आए हुए थे। केसर उनसे में से किसी को नहीं जानती थी, इसीलिए वो चुपचाप जाकर एक कोने में खड़ी होकर सब देखने लगी। आराधना जी उनसे बैठकर बातें कर रही थी, तभी उनकी नज़र केसर पर पड़ी। उन्होंने केसर को अपने पास बुलाया। आराधना जी केसर को मेहमानों से मिलवाते हुए बोली, ये हमारी डॉटर इन लॉ केसर है, हुकुम शाह की वाइफ, और केसर ये सब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आए हैं। केसर ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उनमें से एक महिला केसर को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रानी शाह हुकुम, रानी शाह तो बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर होने के साथ सभ्य भी है। केसर अपने सॉफ्ट वॉइस में बोली, जी शुक्रिया। आराधना जी केसर से बोली, केसर आप हुक्म शाह के साथ अपने घर जा रही हैं ना? केसर आराधना जी से बोली, मासा वो हुक्म शाह की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज, इसीलिए उन्हें मल्हार भाई साहब को हमें छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन वो हमें शाम को लेने ज़रूर आएंगे। आराधना जी केसर की बातों का मतलब अच्छे से समझ रही थी। आखिर उनसे बेहतर इन दोनों के रिश्ते का सच किसे ही पता होगा। वो अच्छे से जानती थी कि केसर झूठ बोल रही है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो आरंभ को भी बहुत अच्छे से जानती थी। बेशक उन्होंने आरंभ को जन्म नहीं दिया था, लेकिन बचपन से ही उसने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था। आराधना जी केसर के सर पर हाथ फिराते हुए बोली, जल्दी वापस आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। केसर ने अपना सर हाँ में हिलाया और उनका आशीर्वाद ले लिया। केसर बाहर आई। उसने मल्हार को देखा जो एक कार के पास खड़ा था। केसर उस तरफ बढ़ गई। केसर को आता देख मल्हार ने जल्दी से पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। केसर चुपचाप अंदर बैठ गई। मल्हार भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कुछ ही देर में वो लोग राजमहल की सीमा से बाहर निकल चुके थे। मल्हार ड्राइव करते वक्त बार बार रियल व्यू मिरर से देख रहा था केसर को, जो इस वक्त विंडो से बाहर देख रही थी। मल्हार अपने मन में बोला, महादेव कहाँ इस शैतानों के बीच इस मासूम को फंसा दिया। करीब 1 घंटे ड्राइव करने के बाद उनकी कार प्रजापति हाउस के बाहर रुकी। अपने घर की तरफ देखते हुए केसर ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और घर का डोरबेल बजाया और कुछ ही पलों में गेट खुल चुका था। गेट पर एक औरत खड़ी थी, शिखा जी, केसर की चाची। उन्हें जैसे ही केसर को देखा उसका मुंह बन गया और वो जैसे ही केसर को कुछ कहने को हुई कि उसकी नज़र केसर के पीछे खड़े मल्हार पर गई। मल्हार को देखते ही उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट आ गई। आखिर मल्हार को कौन नहीं जानता था। मल्हार हुकुम शाह का बायां हाथ था। वो एक परछाई की तरह हुकुम शाह के साथ हर पल रहता था। शिखा जी नकली हंसी हंसते हुए केसर से बोली, आ गई केसर, हम तो कब से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे थे। केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी चाची को देख रही थी। आज से पहले केसर ने अपनी चाची की इतनी मीठी आवाज़ खुद के लिए कभी नहीं सुनी थी। वो तो हमेशा उसके सामने ज्वालामुखी बनी रहती थी और बात बात पर उसे सुनाती थी। शिखा मल्हार से बोली, मल्हार साहब आप अंदर आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं?
मल्हार अपनी कड़क आवाज़ में बोला, जी नहीं शुक्रिया, हम बस हुक्म रानी शाह को यहाँ छोड़ने आए थे और ये कुछ गिफ्ट्स है जो रानी शाह ने आप लोगों के लिए भेजा है। बोलते हुए मल्हार ने अपने आदमियों को इशारा किया। वो लोग घर के अंदर जाकर गिफ्ट रखने लगे। गिफ्ट देखते ही शिखा की आंखों की लालच चमकने लगी। उसकी आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था जो मल्हार की आंखों से छुपा नहीं था। वो नकली हंसी हंसते हुए बोली, अरे इन सब की क्या ज़रूरत थी मल्हार साहब, हम तो रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार में ये तोहफे कैसे। मल्हार ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। वो केसर की तरफ पलटकर और अपना सिर झुकाकर बोला, हुक्म रानी साहब, अब हम चलते हैं। ये बोलकर मल्हार वहाँ से निकल गया। मल्हार के वहाँ से जाते ही शिखा की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। उसने जल्दी से दरवाज़ा लगाया और फिर केसर की तरफ मुड़कर बोली, अब समझ आया मुझे, तुम मल्हार को यहाँ इसलिए लेकर आई कि तू अपनी शान शौकत मुझे दिखा सके। केसर अपनी चाची की बदलते तेवर देखकर सहम गई। वो नाम में अपना सिर हिलाते हुए बोली, चाची आप हमें गलत समझ रही हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। क्या उसकी चाची को उस पर इतना भी भरोसा नहीं था। केसर को रोता देख शिखा जी ने अपना चेहरा फेर लिया। क्या शिखा जी को केसर के आंसू से फ़र्क नहीं पड़ता था? बिल्कुल भी नहीं। अरे वो तो नफ़रत करती थी केसर से। शिखा जी केसर का हाथ पकड़कर बोली, सुन, कहीं तूने राजमहल में जाकर अपना मुंह तो नहीं खोलाना। बोलते हुए वो अपनी पकड़ केसर के हाथों पर कसती जा रही थी। केसर ने जल्दी से अपना सर ना में हिलाकर बोली, नहीं चाची, हमने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। शिखा जी केसर को घूरते हुए बोली, आगे भी अपना मुंह ऐसे ही बंद रखना, इसी में तेरी भलाई है। और एक बात याद रखना केसर, अगर तेरा मुंह खुला तो फिर तेरे चाचा शाह का ही नुकसान होगा। हमने तुझे बचपन से पाला है, तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, अब तेरी बारी है कि तू कैसे अपना एहसान चुकाती है। बोलते हुए उसने केसर का हाथ छोड़ दिया और उसकी तरफ चली गई जहाँ गिफ्ट्स रखे हुए थे। केसर ने अपने हाथ की तरफ देखा जिस पर उंगलियों के निशान छप चुके थे। केसर को बहुत रोना आ रहा था। उसने अपने चाची को देखा जो गिफ्ट चेक कर रही थी। हाँ, उन्होंने उसे रहने के लिए छत दिया, उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो तो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी ना, तो उसे भी तो ये पता होना चाहिए कि वो आई कहाँ से है, वो कौन है और उसकी पहचान क्या है। शिखा जी वहाँ से गिफ्ट लेकर जाते हुए बोली, सुन, आज मेरी बेटी लावण्या आ रही है, तो किचन में जाओ और जाकर उसका पसंदीदा खाना बनाओ, और हाँ, खाना बनाने के बाद उसका कमरा भी साफ़ कर देना। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। केसर ने अपने आंसू साफ किए और वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। केसर ने एक दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियों के नीचे गई जहाँ बेसमेंट था। हाँ, बेसमेंट, कमरे के नाम पर उसके पास बस ये बेसमेंट ही था, लेकिन ये बेसमेंट जैसा बिल्कुल नहीं था। ये केसर की एक छोटी सी दुनिया थी जिसे उसने अपने हाथों से सजाया था। उस बेसमेंट की दीवार सफ़ेद रंग की थी। कमरे में बस एक गोल बेड था जिसके चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे। उसके अलावा पूरे कमरे में बहुत सारी पेंटिंग्स थी। केसर ने अपने कपड़े चेंज किए और बेसमेंट से बाहर आई। वो जानती थी जो कपड़े वो राजमहल से पहन कर आई है बहुत अच्छे हैं, वो उसे गंदा नहीं कर सकती, इसीलिए अपने पुराने फटे कपड़े पहन लिए थे। दूसरी तरफ आरंभ अभी अभी मीटिंग से फ्री हुआ था। आरंभ इन सब को इग्नोर करते हुए अपने केबिन में आ गया। वो सीधे जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना सर हेडरेस्ट पर टिका लिया। उसकी आंखें बंद थी, मानो वो गहरी सोच में था। तभी केबिन का दरवाज़ा खोलकर मल्हार अंदर आया। वो आराम से बोला, हुकुम साहब, मिस्टर सिसोदिया के असिस्टेंट का कॉल आया था। वो पूछ रहे हैं कि आप मुंबई कब वापस आ रहे हैं। ये सुनते ही आरंभ ने अपनी आंखें खोली और मल्हार को देखा। वो कुछ पल रुककर बोला, मुंबई जाने की तैयारी करो, हम आज रात ही मुंबई के लिए निकलेंगे। मल्हार कुछ पल रुककर बोला, वो तो हम कर लेंगे हुक्म साहब, लेकिन हुक्म रानी शाह, क्या वो भी हमारे साथ मुंबई चलेगी? आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन से बोला, नहीं,
आरंभ ने मल्हार को वहाँ से जाने का इशारा किया। मल्हार वहाँ से चला गया। आरंभ का पूरा बिजनेस मुंबई में सेटअप था। उसके बिजनेस का ब्रांच सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में फैला हुआ था। आरंभ ने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था बल्कि उसने खुद का एक नाम था, एक ब्रांड बनाया था। वो भी अभी सिर्फ 18 साल की उम्र में। आरंभ अपनी चेयर से उठकर फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास गया जहाँ से उसे पूरा जोधपुर शहर दिखता था। आरंभ इस वक्त केसर के बारे में सोच रहा था और क्यों सोच रहा था इसका जवाब उसके पास नहीं था। इधर केसर ने अपना सारा काम खत्म कर लिया था और इन सब में उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसकी आंखें हल्की हल्की लाल हो रखी थी, मानो वो बहुत रोई हो। वो अभी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। केसर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, किसी ने आराम से जोरों से धक्का दिया जिसे केसर सीधा जमीन पर जा गिरी। उसका सर टेबल के कोने से लग गया। केसर अपने सिर पर हाथ रख कर वो अभी अपने दर्द से सहने की कोशिश कर रही थी कि उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, हाउ डेयर यू ब्लडी फूल! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंतज़ार करवाने की? मैं कितनी देर से बाहर खड़ी थी। यू नो मेरी स्किन कितनी डेलिकेटेड है, अगर सनटैन हो जाता तो। ऐसा बोलते हुए वो अंदर की ओर आ गई। तभी शिखा जी जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई और उसे लड़की को गले लगाकर बोली, अरे मेरी बच्ची, कितनी कमज़ोर हो गई है तू। ये लावण्या थी, शिखा प्रजापति और उमंग प्रजापति की इकलौती बेटी जो अभी लंदन से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके वापस आई थी। ये केसर से 3 साल बड़ी थी और घमंडी भी थी। लावण्या आई रोल करते हुए बोली, कम ऑन मॉम, डोंट बिहेव लाइक अ फूल। इससे कमज़ोर होना नहीं बल्कि स्लिम फिगर कहते हैं। ये सब आप नहीं समझेगी। बोलते हुए वो सोफा पर बैठ गई। शिखा जी लावण्या की बलाई लेते हुए बोली, हाँ मेरी बच्ची, तू तो बिल्कुल ऐश्वर्या की तरह दिखती है। बस एक बार तुझे कोई फिल्म मिल जाए तो तू ऐश्वर्या, दीपिका, कटरीना सबको फेल कर देगी। लावण्या खुद की खूबसूरती पर इतराते हुए बोली, आह ये तो बहुत छोटी चीज़ है मॉम। मैं लावण्या प्रजापति हूँ, जिसका नाम, जिसकी पहचान इन्हें सबसे बहुत आगे है। एंड यू नो व्हाट, अभी अभी आपकी बेटी ने एक सुपरस्टार के साथ फिल्म साइन की है और अब बहुत जल्दी मैं एक सुपरस्टार होंगी। शिखा जी केसर को डांटते हुए बोली, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? कहीं तू मेरी बेटी की खुशियों को नज़र लगाने की तो नहीं सोच रही ना? खबरदार, अगर तूने ऐसी कोई हरकत भी की तो पिछली बार तो तुझे बस बेल्ट से मारा था, इस तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। चल जा यहाँ से। खुद के लिए ऐसी कड़वी बात सुनकर केसर का दिल टूट रहा था। भले ही वो अपनी चाची की ऐसी बातें बचपन से सुनती आ रही थी, लेकिन क्या वो ये सब डिज़र्व करती थी? बिल्कुल भी नहीं। केसर रोते हुए वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई और उसने खुद को कमरे में लॉक कर लिया। रात का वक्त। आरंभ अभी वापस ऑफिस से आया था और वो अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि अपनी दादी सा के सवालों को सुनकर उसके कदम रुक गए। अनामिका जी आरंभ को पीछे से आवाज़ लगाते हुए बोली, बहू रानी कहाँ है? हुकुम सा, क्या आप उन्हें लेने घर नहीं गए? आरंभ अपनी शांत मगर कड़क आवाज़ में बोला, हम मल्हार से कह देते हैं कि वो उन्हें वापस ले आएंगे। अनामिका जी नाराज़गी से बोली, शादी आपने की है, ना कि मल्हार ने। ये सुनते ही आरंभ ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस ली। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। अनामिका जी गुस्से से बोली, हम जानते हैं नाराज़गी है आपकी हम सबसे, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती? भूलिए मत, बीवी है वो आपकी, 7 फेरे लिए हैं अपने उनके साथ। आरंभ को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। अब ये गुस्सा उसके परिवार के लिए था या खुद के लिए, ये तो वो बस वही जाने। आरंभ गुस्से से वहाँ निकल गया। आराधना जी अनामिका जी के पास जाकर बोली, मासा कहीं आरंभ अपने गुस्से में केसर को कहीं चोट ना पहुँचा दे, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना? अनामिका जी सोफे पर बैठते हुए बोली, जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते बहू रानी, लेकिन
हमें हमारे महादेव पर पूरा भरोसा है, वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। इधर लगभग 1 घंटे के बाद आरंभ की कार प्रजापति के घर के बाहर आ रुकी। वो कार से उतरकर सीधे घर की तरफ बढ़ गया। उसने डोरबेल बजाई। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला। सामने लावण्या खड़ी थी। अपने सामने इतने हैंडसम आदमी को देख लावण्या के तो होश ही उड़ चुके थे। वो तो आंखें बड़ी करके बस आरंभ को ही देख रही थी। आरंभ जो पहले से ही गुस्से में था, अब उसे लावण्या को देखकर इरिटेशन हो रही थी। वो कुछ बोलता उससे पहले उमंग की आवाज़ आई, हुक्म शाह, आप यहाँ, आप बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज़ अंदर आइए ना। बोलते हुए उमंग जी ने अपने हाथ जोड़िए। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, जी नहीं, हम यहाँ बस हुक्म रानी शाह को लेने आए हैं। हम बाहर उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे कहिए जल्दी आ जाए। ये बोलकर आरंभ वहाँ से अपनी कार की तरफ चल गया। आरंभ के वहाँ से जाते ही उमंगी बेसमेंट की तरफ बढ़ गए। इधर लावण्या खुद से बोली, हुक्म शाह मतलब उस केशर का पति? इस लड़की की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मतलब हर रात वो हुक्म शाह के साथ उसकी बिस्तर पर। ओ गॉड! बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। लावण्या ने केसर को देखा, जो वापस से अपनी साड़ी पहन ली थी और इस वक्त वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। केसर की खूबसूरती लावण्या के आंखों में चुभ रही थी। इधर केसर बाहर आई और बाहर आते ही केसर की नज़रें सीधे आरंभ की तरफ चली गई और वो चुपचाप उसकी तरफ बढ़ गई। आरंभ के पास पहुंचकर उसके कदम रुक गए। वो कॉल पर आरंभ की बातें सुनने लगी। इधर आरंभ कौन बोला, हाँ, हम आज रात ही मुंबई के लिए निकल रहे हैं। केसर धीरे से बोली, मुंबई? तभी आरंभ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो बोल रहा था, ऐसे किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती हुक्मरानी शाह। बोलते हुए उसने मुड़कर केसर की तरफ देखा। केसर आरंभ को देखते हुए बोली, हम आपकी बातें नहीं सुन रहे थे हुक्म शाह, हम तो आपकी बात खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। बोलते हुए उसने अपना सिर झुका लिया। वहीं आरंभ बहुत ध्यान से केसर के चेहरे की तरफ देख रहा था। केसर के चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखें भी सूजी हुई थी, मानो वो बहुत रोई हुई हो। उसके माथे के एक तरफ हल्का सा कट था, जो बहुत ही ध्यान से आरंभ उसे देख रहा था। वो तो केसर ने अपनी चोट को अपने बालों से ढक लिया था, लेकिन आरंभ की नज़रों से कुछ भी छुपा पाना बहुत मुश्किल था। उसने केसर की तरफ देखते हुए आरंभ की आंखें डार्क हो गई। वो केसर को देखते हुए बोला, ये आपके सर पे चोट कैसी लगी है? ऐसा बोलते हुए केसर ने आरंभ के चेहरे को देखा। केसर अपने सिर पर हाथ रख के, बड़ी चोट नहीं है, ये तो बस हल्की सी खरोंच लगी है। बोलकर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देखने लगी। आरंभ अपने दोनों हाथ बंद कर केसर से बोला, दोनों बात एक ही होती है रानी साहब, अब बताइए ये चोट आपको कैसे लगी? केसर अपना सर झुकाकर बोली, वो हमारा पैर बाथरूम में फिसल गया था, ये उसी वक्त लग गई थी। बोलकर वो मासूमियत से आरंभ को देखने लगी। उसने बहुत सफाई के साथ झूठ बोल दिया। आरंभ कार का दरवाज़ा खोलकर बोला, अंदर बैठिए। केसर जल्दी से उसके एक तरफ होकर सीधे जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, आप इतने बेवकूफ़ नहीं हैं हुकुम शाह। आरंभ ने एक बार अपनी जलती नज़रों से प्रजापति हाउस की तरफ देखा और फिर खुद से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आरंभ ने एक नज़र केसर को देखा, जो अपनी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश कर रही थी। आरंभ हल्का सा उसके चेहरे की तरफ झुका। उसके ऐसा करते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई। वो घबराई नज़रों से आरंभ को देखने लगी। आरंभ ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। उसने केसर की सीट बेल्ट लगा दिया। इस चक्कर में उसकी उंगलियां केसर के कमर को छू गई। इस बीच इतनी करीब महसूस कर एक पल के लिए केसर फ्रीज हो चुकी थी। वहीं केसर के एक्सप्रेशन देखते हुए आरंभ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। आरंभ पीछे हुआ और गाड़ी स्टार्ट कर दोनों वहाँ से निकल गए। केसर ने भी आगे कुछ नहीं कहा। वो खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन उसका दिमाग आरंभ की बातें में ही घूम रहा था। केसर अपने मन में बोली, क्या हुक्म शाह मुंबई जा रहे हैं? वो आरंभ से पूछना चाहती थी, लेकिन वो ये कैसे पूछ सकती थी? अगर उसे गुस्सा आ गया तो? ये सोचकर उसने कुछ पूछा
ने का फैसला किया। वो ये सारी चीज़ें सोच ही रही थी कि तभी अचानक से गाड़ी रुक गई। केसर के सामने देखा जहाँ उनकी गाड़ियों के करीब 4-5 गाड़ियाँ खड़ी थी। केसर धीरे से बोली, ये सब क्या है? ऐसा बोलते हुए उसने आरंभ को देखा जो अपनी डार्क नज़रों से सामने की तरफ देख रहा था। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन से केसर से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए कार से मत उतरिएगा वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलकर आरंभ तुरंत गाड़ी से उतर गया। केसर धीरे से बोली, महादेव हुक्म सा की रक्षा करना। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए। इधर आरंभ अपनी गाड़ी के सामने खड़ा उन 5 गाड़ियों की तरफ देख रहा था। वैसे तो हर वक्त उसके साथ बॉडीगार्ड रहते थे, लेकिन आज गुस्से में उसने बॉडीगार्ड को अपने पीछे आने से मना कर दिया था। कुछ ही पलों में उन 5 गाड़ियों में से आदमी निकले जो कि तकरीबन 30 आदमी थे। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, किसने भेजा है तुम लोगों को यहाँ? ऐसा बोलते हुए वो अपने कदम उन सभी की तरफ बढ़ा रहा था। उन सभी आदमियों ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर धीरे धीरे उन सभी लड़कियों ने आरंभ की गाड़ी को घेर लिया था। केसर जो कि गाड़ी में बैठी हुई थी उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसे खुद से ज़्यादा आरंभ की फिक्र हो रही थी। अगर उसे कुछ भी हो गया तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आरंभ के बारे में तो वो ये सोच भी नहीं सकती थी। एक आदमी ने एकदम से आरंभ की तरफ वार किया, लेकिन उसके हाथ आरंभ को छू पाता उससे पहले ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बिना किसी वार्निंग के एक झटके से उस आदमी का हाथ मरोड़ दिया। एकदम से एक टक की आवाज़ आई और इसी के साथ उस आदमी का शोल्डर डिसलोकेट हो चुका था। ये देखते ही कार के अंदर बैठी केसर ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वह हैरानी से आरंभ को देख रही थी। आरंभ ने उसे आदमी को छोड़ दिया और फिर अपनी गुस्से से लाल आंखों से बाकी बचे हुए आदमियों को देखा। आरंभ ने अपना ब्लेजर उतारकर बोनट पर रखा और अपनी शर्ट के स्लीव को फोल्ड करते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर तुम लोगों ने। आए तो 2 पैरों पर चलकर हो, लेकिन यहाँ से जाएगी सिर्फ तुम्हारी अर्थी। ऐसा बोलते हुए उसकी आवाज़ में एक वार्निंग थी जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। वहीं जब उन लोगों ने आरंभ की बात सुनी तो वो लोग अंदर तक कांप गए, क्योंकि आरंभ की आंखों में भी वो अपनी मौत देख पा रहे थे। आरंभ ने एक बार अपनी गर्दन इधर उधर घुमाई और फिर अगले ही पल आरंभ उन सारे आदमियों पर किसी शिकारी की तरह टूट पड़ा। वो उन लोगों को ऐसे मार रहा था मानो ये सब उसके लिए कोई आम बात हो। वहीं वो 30 आदमी थे, लेकिन सब मिलकर भी आरंभ को छू नहीं पा रहे थे। केसर बिना कुछ सोचे गाड़ी से उतर गई। वो सीधे भागते हुए उस आदमी की तरफ गई। उसने एक झटके से उस आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उस आदमी ने घूर कर केसर को देखा और अगले ही पल उसने एक चाकू केसर की तरफ उछाल दिया। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद करी, लेकिन जब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। उस चाकू को आरंभ ने अपने हाथों में पकड़ रखा था और वो अपनी जलती नज़रों से उस आदमी को घूर रहा था। आरंभ ने बेदर्दी से उस चाकू को उस आदमी के सीने में उतार दिया जिसके खून की चीखें आरंभ के चेहरे पर लगी हुई थी। आरंभ ने मुड़कर केसर को गुस्से से देखा जो कि हल्का हल्का कांप रही थी। आरंभ को गुस्से में देखकर केसर का तो सिर ही घूम गया। वो 2 कदम लड़खड़ाकर पीछे की हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आरंभ ने अपने हाथ केसर की तरफ बढ़ाए, लेकिन केसर 1 से 2 कदम पीछे हट गई। आरंभ अपनी खाली आंखों से केसर को देख रहा था जो उससे डर रही थी, और वो डरती भी क्यों ना। आरंभ उस समय पूरी तरह से खून से नहाया हुआ था। उसके चेहरे पर, उसके कपड़ों पर हर जगह खून के धब्बे लगे हुए थे। वो बेहद डरावना लग रहा था। तब से ही केसर की नज़र आरंभ के पीछे गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आरंभ ने केसर की नीली आंखों में देखा और अगले ही पल अपने पीछे से आते हुए आदमी का हाथ पकड़ा और झटके से उसका हाथ मोड़ दिया। उस आदमी की कलाई टूट चुकी थी और उसके हाथ से चाकू छूटकर गिर गया था। अब वहाँ सिर्फ उन लोगों की डेड बॉडी बची थी। आरंभ ने लगभग सभी को मार दिया था। सब तरफ बस खून ही खून था।
आरंभ और केशर उन डेड बॉडी के बीच खड़े थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ठीक उसी वक्त एक कार वहां आकर रुकी। उस कार से मल्हार जल्दी से बाहर निकला। वो आरंभ की तरफ बढ़ते हुए बोला, हुक्म शाह, क्या आप ठीक हैं ना? बोलते हुए मल्हार ने चारों तरफ देखा, जहां सिर्फ उन आदमियों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। आखिर में उसकी नज़र केसर पर गई, जो डरी सहमी नज़रों से आरंभ को देख रही थी। ये कदम देखते ही उसके कदम रुक गए। वो चुपचाप केसर और आरंभ को देखने लगा। आरंभ बिना मल्हार की तरफ देखे बोला, क्लीन ऑल दिस मैस। ये बोलकर उसने केसर का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपनी कार की तरफ चला गया। उसने सीधे केसर को पैसेंजर सीट पर धक्का दिया। आरंभ ने एक बार अपनी चारों तरफ नज़रें घुमाई और फिर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।